वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है 7 वीक लॉ गुरु। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि क्लैट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में आपके लिए एक काम दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में उसी टॉपिक पे बेस्ड है जो मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुल वीडियो बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, मैं आपको आई बटन में दे दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। आप पूरा वीडियो 50 मिनट्स में आपको पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लैट आपको पूरा मिल जाएगा, हिंदी में, इजी वे में और पूरा फ्री में। तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि पैटर्न क्या होता है। जैसे ही आप क्लैट का क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो या फिर आप घर में अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप ऐसे नॉर्मली तो क्लैट में लीगल एप्टीट्यूड जो होता है पार्ट जो होता है 50 क्वेश्चन रहता है उसमें, और उस 50 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दे देगा, आपको फैक्ट दे देगा और आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा ABCD जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। और इसको देख के घबराइए मत, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये में से पैटर्न है, ओनली पैटर्न कि किस टाइप का आता है आपका लीगल एप्टीट्यूड में क्लैट में। ABC 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको प्रिंसिपल भी दे दिया जाएगा कि आप प्रिंसिपल पढ़ो, समझो और फिर फैक्ट को पढ़ो और क्या सही ऑप्शन है उसमें आप टिक मार्क लगाओ। और ऐसे आपका ऑनलाइन हो रहा है तो आपको टिक मार्क लगाना है उसमें, आपको अगर ऑफलाइन होता है तो आपको OMR शीट में करना होता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि अभी तो मैं से आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बताऊँगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो सब मैं आपको आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 प्रिंसिपल। हम लोग पहले जो भी प्रिंसिपल है आप मेरा वीडियो को देख लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो जब भी लीगल एप्टीट्यूड का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल अच्छी तरह आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, उसका फैक्ट्स को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर ये दोनों पार्ट आप समझ गए तो तब आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रिंसिपल क्या कहता है पहला क्वेश्चन में, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोपोजल मस्ट बी द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रोपोजल। जो प्रोपोजल दिया गया है, मतलब जिस सेंस में प्रोपोजल दिया गया है उसी सेंस में आपको एक्सेप्टेंस भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ प्रिंसिपल का मतलब। अब फैक्ट देखते हैं, फैक्ट जो और क्लियर हो जाएगा। तो फैक्ट में लिखा यह है कि A ने प्रोपोजल दिया B को कि वो एक चेयर बेचना है उसको एट ₹500, ठीक है। B सोच रहा था खरीदने का और उसने प्राइस बोला 400, पर ये मिरर इमेज ऑफ द प्रोपोजल नहीं हुआ। जैसे कि प्रिंसिपल में लिखा है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोपोजल मस्ट बी द मिरर एग्जैक्ट मिरर इमेज, मतलब कि अगर B को खरीदना अगर वो चेयर तो उसको भी 500 रुपीज़ में ही खरीदना पड़ेगा, वो उल्टा 400 रुपीज़ में खरीदने का बात नहीं कर सकता एक को। अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस में। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हम लोग ये जानेंगे। पहले आते हैं ऑप्शन नंबर A, B हैज़ एक्सेप्टेड द प्रोपोजल ऑफ A। यहाँ पे तो B का कहीं पे लिखा नहीं कि B ने एक्सेप्ट कर लिया है। B इज ओनली डिजायरस ऑफ बाइंग द चेयर सेट फॉर ₹400। उसको लगा कि जो प्रोपोजल दिया है A ने वो 400 का है, इसलिए वो 400 के लिए बोल रहा है, पर एक्चुअली में A ने भी 500 के लिए 500 रुपीज़ के लिए बोला है, तो वो तो ऑप्शन नहीं होगा। अब लिखा है सेकेंड पॉइंट वाला ऑप्शन नंबर B, B हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द प्रोपोजल ऑफ A। तो B जो है उसने A का प्रोपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये साफ दिख रहा है, क्योंकि देखिए A मेड अ प्रोपोजल टू B टू सेल अ चेयर फॉर ₹500, ठीक है। और B is desirous
उसको मन कर रहा है खरीदने का फॉर द सेट चेयर, मतलब उसको वही चेयर खरीदना है, वो डिज़ायर कर रहा है, मतलब सोच रहा है कि हम खरीदेंगे फॉर ₹400, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए बी होगा करेक्ट आंसर और ए इसलिए करेक्ट आंसर नहीं होगा। हम बाकी आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। सी, इट इज़ नॉट क्लियर इफ बी हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ से पता चले कि इट इज़ नॉट क्लियर कि बी हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए की नहीं। फिर आता है डी, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर ए है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो साफ लिखा है कि ए मेड अ प्रपोजल टू बी टू सेल अ चेयर फॉर ₹500। ओके, तो इसका सही आंसर आपका आ जाता है, सही आंसर आपका आ जाता है बी। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर था बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एन एग्रीमेंट विद अ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ वीडियो में। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल। तो जो मैं तब भी समझा दे रहा हूँ, कोई भी एग्रीमेंट में आप एंटर करते हो, एक्स ने वाई के साथ एंटर किया, वाई आप समझ लीजिए कोई एक तो बच्चा है जो बिलो 18 ईयर्स एज का है, मान लीजिए 15 साल का है, ठीक है, तो एक्स ने उसके साथ एंटर किया, तो वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आप ही बता दो, ठीक है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि बॉय जो है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, इसका मतलब है कि वो मेजर नहीं है। मेजोरिटी तब आता है जब वो 18 ईयर्स के अबव आता है, और वो माइनर है क्योंकि वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, इसलिए वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं हो सकता। अब फैक्ट में आते हैं। फैक्ट में क्या दिया हुआ है? अ मैन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज। ये देखो, यहाँ पर भी पूरा प्रिंसिपल पे पूरा बेस्ड आपको क्वेश्चन दे देगा, पूरा बेस्ड क्वेश्चन आपको यहीं दे देगा। एक आदमी है, वो एक लड़की के साथ एग्रीमेंट में एंटर किया जो 17 साल की लड़की है, ठीक है, बट दैट एग्रीमेंट विल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकॉज दैट गर्ल is below the age of 18 years as stated or as mentioned in the principle। तो जैसा प्रिंसिपल में लिखा है आपको उसी पे बेस्ड करके अपना आंसर लिखना है। तो ऑप्शन पे अब हम लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, द एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ये तो एकदम ही नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसिपल में लिख दिया है, वही एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा जो मतलब प्रिंसिपल में लिख दिया है कि एन एग्रीमेंट विद अ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। आप ये नोट डाउन कर लो, कोई भी बॉय, कोई भी लड़का जो 18 ईयर्स के नीचे वो माइनर होता है, तो वो उसके साथ अगर एग्रीमेंट में आप जाते हो तो कोई भी वो लॉ के थ्रू इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली द एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे, द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ये भी एक तो एग्रीमेंट जो है नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है ना। द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट मैन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज, तो एग्रीमेंट जो है इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा? नो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन, ठीक है। सी आता है इसका ऑप्शन, द एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय द गर्ल, क्योंकि गर्ल तो इन्फोर्स कर नहीं सकते क्योंकि वो माइनर है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, इसलिए सी भी नहीं हो सकता। अब बी और डी में आपको लग रहा होगा बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो इसमें सही आंसर डी हो सकता है। ओके, द एग्रीमेंट जो बना है, जो एग्रीमेंट जो एंटर किया गया है, वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ द गर्ल के साथ एंटर किया गया है,
तो एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ये भी ऑप्शन नहीं है आपका, ऑप्शन डी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, और आप फिलहाल बने रहिए मेरे साथ। फिर आता है सेल ऑफ लीकर, शराब बेचना इलीगल है। ऑल एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोहिबिटेड आइटम्स डू नॉट एग्जिस्ट, जितना भी एग्रीमेंट्स है रिलेटिंग टू प्रोहिबिटेड आइटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। अब फैक्ट हम लोग जानते हैं, ए है, ए एंटर किया एक तो एग्रीमेंट में विद बी फॉर द सेल ऑफ लीकर। ठीक है, फिर ए जो है वो फेल कर गया टू सप्लाई द एग्रीड क्वांटिटी ऑफ लीकर टू बी, तो बी कैन ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट ए। ये हो नहीं सकता क्योंकि सेल ऑफ लीकर इज इलीगल। समझ गए? अब बी में आता है ऑप्शन बी, बी कैन नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट ए। ये बात भी सही है, क्यों? क्योंकि सेल ऑफ लीकर इज इलीगल है, और जितना भी एग्रीमेंट एंटर किया जाता है या फिर रिलेटेड रहता है सारे प्रोहिबिटेड आइटम से डू नॉट एग्जिस्ट, वो सारा एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता इन द आइज ऑफ लॉ। अब सी में आते हैं, ए कैन ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट बी। अब ए भी नहीं ला सकता क्योंकि सेम प्रिंसिपल, सेल ऑफ लीकर इज इलीगल। डी आता है, ए एंड बी कैन इनिशिएट एप्रोप्रिएट, मतलब ये पूरे सारा ऑप्शंस में ए सी डी, ये तीनों ऑप्शंस में आप देखो लीगल एक्शन लाने का बात कर रहा है, नहीं लाने का बात नहीं कर रहा। देखिए, ए में लिखा है बी कैन ब्रिंग अ लीगल एक्शन, सी में लिखा है ए कैन ब्रिंग अ लीगल एक्शन, डी में लिखा है ए एंड बी कैन इनिशिएट एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ईच अदर। ये हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सेल ऑफ लीकर इज इलीगल, और जो भी एग्रीमेंट्स उसमें एंटर किया जाता है रिलेटेड टू प्रोहिबिटेड आइटम्स, वो एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता इन द आइज ऑफ लॉ, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्रीमेंट में बी एंटर्ड इनटू ओरली, इन राइटिंग और बाय कंडक्ट। ये बात भी आप समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो आप देखोगे उसमें भी मैंने बताया है कि कोई भी एग्रीमेंट आप एंटर कर रहे हो वो आप और बोल के भी एग्रीमेंट में आप एंटर कर सकते हो, रिटन फॉर्म में भी आप एंटर कर सकते हो, या फिर कुछ कंडक्ट करके भी आप, कुछ काम करके भी आप एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हो। तो फैक्ट अब जानते हैं, ए वेंट टू शॉप ऑफ बी, ए गया बी के दुकान पे, एंड पिक्ड अ टूथब्रश एंड गेव अ चेक ऑफ ₹20 टू बी एंड लेफ्ट द शॉप। ठीक है, अब इसमें देखिए, ए तो गया बी के दुकान पे, एक तो टूथब्रश खरीदा, टूथब्रश लिया, उठाया और 20 रुपये का चेक दे दिया बी को और दुकान छोड़ के चला गया। अब इसमें लिखा है ए एंटर्ड, अब ऑप्शन में हम लोग आ जाते हैं, ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी। ये तो नहीं है, क्यों? एन एग्रीमेंट में बी एंटर्ड इनटू ओरली यहाँ नहीं हुआ, राइटिंग में भी नहीं हुआ और वह कंडक्ट भी नहीं हुआ। बी, ए डिड नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, ये भी गलत है क्योंकि ए एग्रीमेंट में एंटर किया बट ओरली, राइटिंग और कंडक्ट के थ्रू नहीं, उसने चेक दे दिया 20 रुपया का। अब सी जो है, पेमेंट ऑफ टूथब्रश कैन नॉट बी मेड थ्रू अ चेक, ये आपको थोड़ा लगेगा, सी और डी में आपको लगेगा, बट आंसर यही आएगा कि ए के पास करेंसी नोट होना चाहिए, 20 रुपये का नोट होना चाहिए फॉर द पेमेंट ऑफ द टूथब्रश। चेक दे देगा, ये नहीं चलेगा। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। जब भी प्रपोजल, जो आप किसी को प्रपोजल दे रहे हो कि मुझे ये अपना बंगला बेचना है, वो तभी कंप्लीट होता है जब दूसरे पार्टी, मतलब जो जिसको आप प्रपोजल दे रहे हो उसके नॉलेज में आता है तब। ठीक है, तभी कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट। का फैक्ट, ए सेंट अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज द हाउस ऑफ बी।
ए भेजता है एक तो लेटर मेकिंग अ प्रपोजल, वो अपना प्रपोजल भेजता है कि मुझे बी का घर खरीदना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन ए सेंड द लेटर, ठीक है। फिर बी आता है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बीज वाइफ रिसीव्ड इट। सी देखिए आप, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बीज वाइफ हैंडेड ओवर द लेटर टू बी। डी में लिखा है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर। अब ये लास्ट का 3 ऑप्शन में आप देखिए, इसमें आपका कहीं भी नहीं लिखा है कि बी की जो है कोई वाइफ है, वो शादीशुदा है कि नहीं, कहीं वाइफ का कुछ मेंशन नहीं किया गया है, और ये भी नहीं लिखा गया है कि बी ने लेटर पढ़ा है कि नहीं। बट ए ने लेटर भेज दिया है मेकिंग अ प्रपोजल टू बी, ठीक है। तो बी को जैसे मिल जाएगा कि उसको अपना घर के लिए प्रपोजल आया है तो एक्सेप्टेंस हो जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको जितना ही बताया, अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है किसी क्वेश्चन पे तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। तो ये भी आप प्रिंसिपल दे दिया, फैक्ट दे दिया, आप वीडियो पॉज करके आराम से आप सॉल्व कीजिए। इसका ऑप्शन भी मैं दे दूंगा। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that person to such an act or abstinence, he is said to have made a proposal. Fact है, Ramanuj telegraphed to Shyam Sundar writing, "Will you sell me your Rolls Royce car?" Telegram, the lowest cash price. Shyam Sundar also replied by telegram, lowest price for car is 20 lakh. Ramanuj immediately sent his consent through the telegram stating, I agree to buy the car for rupees 20 lakh asked by you. Shyam Sundar refused to sell the car. ये आपका फैक्ट आ गया। अब इसको ऑप्शन इधर है, आपको फैक्ट दे दिया, प्रिंसिपल मैंने आपको दे दिया। प्रिंसिपल अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरा लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो, आपको पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो, उसमें सब प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया हूँ। अब वहाँ पे देख लो, ठीक है, मैं लिंक आई बटन में दे दूँगा, अब वहाँ पे जाके देख लो। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा वीडियोस को। समझने में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको क्लैट से रिलेटेड अभी फ़िलहाल वीडियोस मिलते रहे। लेटेस्ट क्रैश कोर्स के लिए अभी 7 सितंबर को क्लैट है, तो आपको तब तक के लिए अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए मैं वीडियो सब बना दूंगा। आप आराम से देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई कमेंट और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।